हेलो स्टूडेंट्स, सो एक बार फिर से टाइम आ गया है कि मैं आपका स्वागत करूं चैनल में। और आज जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में मज़ा आएगा और आप इस टॉपिक को ईजिली सीख भी जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और सीखते हैं अपना एक नया टॉपिक। सो आज जिस टॉपिक को हम ले रहे हैं वो टॉपिक है वेपर प्रेशर। अच्छा, जब हम बात करते हैं वेपर प्रेशर की तो एक चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि वेपर प्रेशर को कभी भी स्टडी आप करेंगे तो वो क्लोज्ड कंटेनर में ही स्टडी किया जाएगा। ओपन में वेपर प्रेशर स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो हमने एक क्लोज्ड कंटेनर बना लिया है और इस क्लोज्ड कंटेनर में मान लिया कि एक लिक्विड हमने रख दिया है। सो अब इसको हीटिंग भी दे दी है। यहां से हीटिंग आ जाएगी। हीटिंग होने पे यहां से जो इस सरफेस पे लिक्विड पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होंगे ये स्टार्ट कर देंगे इवेपोरेट होना। तो यहां से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा इवेपोरेशन का। ये इवेपोरेशन शुरू हो गया। अब जैसे जैसे इनका इवेपोरेशन होगा तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये मॉलिक्यूल्स यहाँ स्ट्राइक करेंगे, कूल होंगे और कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मीनिंग मॉलिक्यूल्स अब यहाँ से टकरा के वापस आने लग गए। ठीक है, तो इवेपोरेशन भी होना है, कंडेंसेशन भी होना है। नाउ जब इवेपोरेशन होने का रेट और आपके कंडेंसेशन होने का रेट इक्वल हो जाएगा तो हम किस चीज को अचीव कर लेंगे? जी हाँ, इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेंगे। सो जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं आपका इक्विलिब्रियम। तो यहां पे आप अचीव करेंगे इक्विलिब्रियम। नाउ जैसे ही आपका इक्विलिब्रियम अचीव होता है उस कंडीशन पे जो वेपर्स इस सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे उसको हम कहेंगे वेपर प्रेशर। सो सिंपल है कि वेपर प्रेशर हमारा क्या हो गया? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम। सो दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। नाउ अब जो वेपर प्रेशर है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। जैसे कि पहला फैक्टर हम क्या ले सकते हैं? फर्स्ट फैक्टर हम लेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब मान लिया ये जो लिक्विड यहां पे हमने रखा है इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वर्क करेगी। तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, वीक है, डिपेंडेंसी इस पे रहेगी। सपोज अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करना आसान नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि जो इवेपोरेशन होगा वो उसका जो रेट होगा वो स्लो होगा अगर स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्क कर रही है। इवेपोरेशन का रेट स्लो होगा, कंडेंसेशन का रेट स्लो होगा, तो जो हमें इक्विलिब्रियम अचीव होगा वो देर में होगा। साथ ही साथ क्या होगा कि जो प्रेशर सरफेस पे अप्लाई होगा वो कम होगा। सो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर होगी तो वेपर प्रेशर कम होगा। इट मींस क्या हो गया कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमारी क्या है? स्ट्रॉन्ग, तो हमारा जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा? लेस वेपर प्रेशर। फर्स्ट फैक्टर। इसका वाइस वर्सा भी एप्लीकेबल होगा। सेकंड फैक्टर जो होता है हमारा टेम्परेचर। सो टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंडेंसी हो सकती है कि जैसे हमने क्या किया, एक जनरल एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर हम इसी चीज को रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं तो रूम टेम्परेचर पे ये प्रोसेस बहुत स्लो होगा, लेकिन जैसे ही आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन फास्ट होगा, कंडेंसेशन फास्ट होगा, इक्विलिब्रियम अचीव जल्दी होगा, वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। सो हम कह सकते हैं दैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर वैल्यू ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, सो ये हो गया वेपर प्रेशर।
उसके फैक्टर्स, किस पे उसकी डिपेंडेंसी होती है। तो आइए अब हम मूव करते हैं इस वेपर प्रेशर की स्टडी को डिफरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, वेपर प्रेशर हम पढ़ चुके हैं। अब वेपर प्रेशर की स्टडी को आगे बढ़ाते हुए हम इसकी कैटेगरी पे आते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट कैटेगरी हम इसमें ले रहे हैं वो पहली कैटेगरी है वेपर प्रेशर इन केस ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। अब ये लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है ना? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन हमारा वो सॉल्यूशन है जिसमें आपका सॉल्यूट भी लिक्विड होगा, आपका सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बता दिया कि ये आपका सॉल्यूट है जो कि एक लिक्विड है, और ये आपका एक जो दूसरा लिक्विड सिस्टम है वो सॉल्वेंट है। ठीक है, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट अगर दोनों ही लिक्विड हैं तो इस टाइप के एक सिस्टम को हम लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे। नाउ अब बारी आती है कि जो हम इसमें लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन स्टडी करना चाहते हैं, इसमें आपका ऑलवेज जो सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल है, साथ ही साथ आपका जो सॉल्यूट है लिक्विड वो भी वोलेटाइल है। सो हियर बोथ ऑफ दीज टू लिक्विड्स आर वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल नेचर मीन्स दे कैन अंडरगो वेपराइजेशन, उनका वेपराइजेशन हो सकता है। सो हम इस कैटेगरी का केस ले रहे हैं जिसमें आपका दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो कि लिक्विड है और दोनों ही वोलेटाइल नेचर के हैं। ठीक है, तो मान लिया कि आपका फिर से एक क्लोज्ड कंटेनर है जिसमें आपने क्या रखा है, रेड वन आपका क्या है, सॉल्वेंट। कैसा नेचर है, वोलेटाइल है। ठीक है, अब इसमें आपके कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स भी हैं। सॉल्यूट पार्टिकल्स आपको मैंने ये ग्रीन कर दिए, सॉल्यूट। ये क्या है, लिक्विड है, और ये भी क्या है, वोलेटाइल है। सो वोलेटाइल नेचर, तो बोथ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट आर वोलेटाइल इन नेचर। अब जब हम बात करते हैं वेपर प्रेशर की, तो वेपर प्रेशर पे जो कंट्रीब्यूशन होगा वो दोनों देंगे। मीनिंग क्योंकि दोनों वोलेटाइल हैं तो दोनों का कंट्रीब्यूशन वेपर प्रेशर पे आएगा, क्योंकि दोनों के वेपर बन सकते हैं, दोनों वेपराइज होंगे। तो इस केस में जो हमारा सॉल्यूट है वो वोलेटाइल है, वेपर प्रेशर में वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी कि किस तरह से इसको हम स्टडी कर सकते हैं आगे, तो इसकी स्टडी की जाती है थ्रू राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ की बात जब हम करते हैं तो राउल्ट्स लॉ की दो कैटेगरी होती है। फर्स्ट कैटेगरी आपकी यहां पर आती है, और फर्स्ट कैटेगरी में आपको जब स्टडी करते हो तो आप स्टडी करते हो राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट्स। सो आपका जो सॉल्यूट यहां पर है वो वोलेटाइल है, इसलिए आप जो फर्स्ट कैटेगरी में राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे वो होता है राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट्स। सो राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट की स्टेटमेंट क्या है, एट अ गिवन टेम्परेचर for a volatile solute, the vapor pressure of each component is equal to the product of vapor pressure of pure component and its mole fraction। तो यहाँ पर जो बात है वो ये है कि जो हमारे पास प्योर कंपोनेंट है वो क्या है, और यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन की जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है। ठीक है, सो वेपर प्रेशर क्या कहता है कि क्योंकि हमारा सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, तो आप ध्यान रखेंगे इस पूरी सीरीज में जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हम सॉल्वेंट को ए से इंडिकेट करेंगे और सॉल्यूट को बी से इंडिकेट करेंगे, ताकि हमें आगे फर्दर कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो अगर हमें वेपर प्रेशर बताना है किसी कंपोनेंट का किसी गिवन सॉल्यूशन में, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हम वेपर प्रेशर ए कंपोनेंट का कैसे बताएंगे, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस सॉल्यूशन में अगर हमें ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर बताना है तो वो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है पी नॉट ए एक्स ए। पी नॉट ए होता है वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट का। तो यहाँ पर जैसे कि अगर हम बात करें तो प्योर कंपोनेंट कौन होगा यहाँ पे, वाटर। वाटर यहाँ पे क्या होगा, आपके गिवन सॉल्यूशन में एक प्योर कंपोनेंट होगा, तो ये आपका वेपर प्रेशर होगा वाटर के लिए जो कि प्योर कंपोनेंट है। वेपर प्रेशर आपका ये किसका होगा, ठीक है, ए कंपोनेंट का उस गिवन सॉल्यूशन में, और एक्स से क्या होगा हमारे पास मोल फ्रैक्शन होगा उसका। सो पी ए इज गिवन बाय पी नॉट ए एक्स ए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ राउल्ट्स लॉ। सिमिलरली पी बी इज गिवन बाय पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है,
तो यहाँ पर इनका जो मीनिंग है पी ए, पी नॉट ए, पी बी, पी नॉट बी, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो एक बार हम इनको लिख भी लेते हैं, इनका क्या मीनिंग है, रिस्पेक्टिव मीनिंग्स इनके क्या क्या हैं, ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो इसके रिगार्डिंग। ठीक है, सो पी ए आपका है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन द सॉल्यूशन। जब वो सॉल्यूशन में है तब उस ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा। ठीक है, और पी नॉट ए है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। ठीक है, प्योर कंपोनेंट का मतलब जब सेपरेटेड आउट है, आपने केवल वाटर लिया है, सॉल्वेंट लिया है, तो उसका वेपर प्रेशर कितना है, हम उस चीज को कह रहे हैं, इसमें नहीं, सेपरेटली। ठीक है, ये हो गया। आप याद रखें नॉट का मतलब जब भी आप लगा रहे हैं तो प्योरिटी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और एक्स से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सो दिस इज द बेसिक स्टेटमेंट ऑफ रॉल्स लॉ, और उसका मैथमेटिकल फॉर्म है वेपर प्रेशर पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स एंड पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स पी। नाउ अभी हमें डॉल्टन्स लॉ हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। सो डॉल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, टोटल प्रेशर जो होता है किसी गिवन सिस्टम का वो इक्वल होता है इंडिविजुअल वेपर प्रेशर के उस गिवन सिस्टम की, जिसको हम पार्शियल प्रेशर भी कहते हैं। सो इसी सिस्टम के लिए अगर हम ऐसा लिख दें, अकॉर्डिंग टू डॉल्टन total pressure P is given by PA plus PB and PA is P naught A XA plus PB is P naught B XB. So P total is given by this formula. ठीक है, now अब हम मूव करते हैं एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की तरफ, और उस ग्राफ को हम आपका आइडियल ग्राफ भी कहते हैं, और या फिर आप सिंपली कहें तो एक आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ भी कहते हैं। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन एक टॉपिक है हमारा, जिसको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम उस ग्राफ की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं इसको एक एक करके। तो सपोज कंडीशन हम इसमें कुछ अप्लाई करेंगे, तो कंडीशन हमारी क्या होगी, जैसे कि अगर हमें पता है पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए और पी बी हमारा है पी नॉट बी एक्स बी। सो इफ एक्स ए इक्वल टू 1, अगर आपका एक्स ए 1 है तो उस कंडीशन में एक्स बी क्या होगा, 0, क्योंकि हमें पता है टोटल सम जो होता है वो 1 होता है। अगर आपने एक्स ए को 1 ले लिया तो एक्स बी आपका 0 हो सकता है, और ठीक है, क्योंकि इन दोनों का इंडिविजुअल सम मोल फ्रैक्शन का 1 ही हो सकता है किसी गिवन सॉल्यूशन के लिए। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हमारा एक्स ए 1 है तो उसको हम जैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा पी ए किसके इक्वल हो जाएगा, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और अगर कंडीशन हम अप्लाई करते हैं, इफ एक्स बी इक्वल टू 1 देन एक्स ए इक्वल टू 0, सो एट इन दिस कंडीशन पी बी इज गिवन बाय पी नॉट बी। ठीक है, आप इंडिविजुअली इनको उस फॉर्मूले में भी पुट कर सकते हैं। तो आप उस टाइम पे जब पुट करेंगे पी ए एक्स ए इक्वल टू 1, तो आपका क्या हो जाएगा, ये फैक्टर 0 हो जाएगा, और पी टोटल आपका केवल इस पर डिपेंडेंसी उसकी रहेगी। तो ये दोनों आपने नोट कर लिए। अब आप ग्राफ की तरफ आ जाते हैं। सो ग्राफ की तरफ जब हम मूव करते हैं तो देखिए उस ग्राफ को किस तरह से आप प्लॉट करेंगे। अच्छा, एक चीज और होती है इसमें, आपकी ए और बी दो कंपोनेंट है, ए आपका सॉल्वेंट है, बी आपका सॉल्यूट है, दोनों में ज्यादा वोलेटाइल कौन है। सो ये तो आप ऐसे ही नहीं बता सकते कि ज्यादा वोलेटाइल कौन है, जिसका वेपर प्रेशर या जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा हमारा वो ज्यादा वोलेटाइल होगा। तो नॉर्मली हमने सपोज कंसिडर कर लिया कि सपोज बी इज मोर वोलेटाइल देन ए, तो अगर बी इज मोर वोलेटाइल देन ए है तो उसके लिए ग्राफ हम आपको प्लॉट करना दिखाते हैं। ठीक है, सो उस ग्राफ को हम किस तरह से प्लॉट करते हैं, मान लिया ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है।
सो देखिए, इफ x ए इक्वल टू 1, जब x ए 1 है तो x भी क्या होगा 0, क्योंकि सम तो 1 हो सकता है मैक्सिमम। x ए 0 देन x भी 1, ठीक है, सिंपल है। अगर x ए 1 है तो वो x ए इधर 0 होगा, x भी इधर 0 है तो वो इधर x भी 1 होगा, ठीक है। सो अगर x ए 1 था तो उस कंडीशन में आपका जो प्रेशर था वो किसके इक्वल था, P नॉट ए के। तो सपोज P नॉट ए यहां लाई करता है, दिस वन इज योर P नॉट ए, ठीक है। इस कंडीशन में क्योंकि x भी 0 है तो आपका PB का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, वो कहां लाई करेगा, यहां लाई करेगा 0, क्योंकि PB आपका 0 हो जाएगा अगर x भी 0 है, PA आपका P नॉट 1 हो जाएगा। अब आप इधर आइए, सो इसमें आप देखेंगे इफ x ए इक्वल टू 0 तो PA आपका यहां रहेगा 0, और अगर आपका x भी इक्वल टू 1 है तो PB इज इक्वल टू P नॉट B। अब आपने बोला था B इज मोर वोलेटाइल, तो B इज मोर वोलेटाइल तो आप इसको यहां पे प्लॉट कर सकते हैं P नॉट B, ओके। देन अब आप इनको ज्वाइन करवा सकते हैं। सो आप जब इन्हें ज्वाइन करवाएंगे तो कुछ इस तरह से ज्वाइन करा दीजिए, ठीक है, और लास्ट में आप इसको भी ज्वाइन करवा देंगे। सो दिस वन इज योर PA, दिस वन इज योर PB एंड दिस वन इज योर PA प्लस PB। तो ये आपका क्या होता है, राउट्स लॉ के लिए एक आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? तो ये हमारे पास हो गया राउट्स लॉ और उसका मैथमेटिकल फॉर्म, और उससे रिलेटेड एक ग्राफ हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है, ठीक है। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आगे इसको हम यूज करेंगे, डायरेक्टली यूज करेंगे आगे हम इस ग्राफ को, ठीक है। अब हम मूव करते हैं राउट्स लॉ की सेकंड फॉर्म पे। सो सेकंड फॉर्म में आने से पहले हम अपनी कैटेगरी को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, और इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमारा क्या सिस्टम था। पहला सिस्टम हमने पढ़ा वेपर प्रेशर फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें हमने राउट्स लॉ पढ़ा, राउट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट हमने इसमें स्टडी किया। अब हम मूव कर रहे हैं इसकी सेकंड फॉर्म में, और सेकंड फॉर्म जो है वो है वेपर प्रेशर इन केस ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। तो आपका इस बार सॉलिड सॉलिड होगा, और जो सॉलिड्स हमारे सॉल्यूट्स होते हैं वो नॉन वोलेटाइल नेचर के होते हैं। तो जब आप राउट्स लॉ भी यहां पे पढ़ेंगे तो कैसा होगा, राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स, ठीक है। तो यहां पर हम राउट्स लॉ स्टडी करने वाले हैं, और उसके लिए हमने यहां पे आपका 2 क्लोज्ड कंटेनर बनाए हैं, आप इसको देखिए अब। सो फर्स्ट क्लोज कंटेनर में हमने फिल किया है एक प्योर सॉल्वेंट। सो प्योर सॉल्वेंट को जब हम हीट करेंगे तो वो आपका वेपोराइज भी होगा, कंडेंस भी होगा, और उसका एक सर्टेन वैल्यू वेपर प्रेशर का आएगा, जिसके वेपर प्रेशर को आप इंडिकेट करेंगे P नॉट से। अब सॉल्वेंट है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सॉल्वेंट को हम A से डिस्कस करेंगे, सो P नॉट A हम इसको देंगे। नाउ सेकंड कंटेनर, इसमें आपका सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, बट जो आपका सॉल्यूट है वो कैसा है, वो सॉलिड नेचर का है। अब सॉलिड सॉल्यूट के आने से, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है, तो वो क्या करेगा, जो ऑलरेडी वहां पे सॉल्वेंट प्रेजेंट है, और जब हम इसको हीट करेंगे तो वो उसके पाथ में एक ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देगा, जिसकी वजह से जो लिक्विड पार्टिकल्स थे उनका जो वेपोराइजेशन होगा वो उस तरह से नहीं हो पाएगा जो कि आपके फर्स्ट केस में हो रहा था। तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से वेपोराइजेशन उतना अच्छे से नहीं होगा, तो कंडेंसेशन भी उतना फास्ट नहीं होगा, वेपर प्रेशर इस केस में आपका लो हो जाएगा। तो होगा क्या, जो यहाँ पर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा P सॉल्यूशन, वो कम होगा। किससे कम होगा, इस केस से। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A, ठीक है। होगा क्या, आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का केस आएगा आपका, तो जो आपका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा वो हमेशा ऑलवेज लेस देन होगा वेपर प्रेशर ऑफ
प्योर कंपोनेंट। सिंपल सा फंडा है इसका, ठीक है। तो न्यूमेरिकली आप हमेशा इसको, मतलब आप ऑलरेडी न्यूमेरिकल आया आपके पास, अगर आपका क्वेश्चन आया है उसमें आपका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन पूछा है, आपको एक चीज याद रखनी है, आपको वेपर प्रेशर सॉल्वेंट देखना है और क्लियर कट होना चाहिए कि उससे कम आने वाला है। तो ज्यादा तो आएगा ही नहीं आपका, अगर आपका ज्यादा आ रहा है इसका मीनिंग है आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा कि ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से वेपर प्रेशर कम होगा, सो वेपर प्रेशर अब इसका कम है। नाउ आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं राउल्ट्स लॉ की स्टेटमेंट पे। लेकिन स्टेटमेंट में आने से पहले हम क्या देख सकते हैं कि अब जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है उसकी डिपेंडेंसी केवल और केवल इस सॉल्वेंट पे है, सॉल्यूट पे नहीं है, क्योंकि सॉल्यूट तो वोलेटाइल ही नहीं है, तो सारा कुछ जो कंट्रीब्यूशन देना है वो किसने देना है, सॉल्वेंट ने ही देना है, ठीक है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए हमें कि डिपेंडेंसी अब केवल आपके सॉल्वेंट पे है। तो अब हम राउल्ट्स लॉ को मैथमेटिकली किस फॉर्म में पढ़ेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर ये आपका सॉल्वेंट भी बोल सकते हो आप, क्योंकि सॉल्वेंट पे ही डिपेंडेंसी है, इज गिवन बाय फॉर्मूला P0A x A। बी फैक्टर जो सॉल्यूट फैक्टर था आपका, जो बी फैक्टर था बी, ये फैक्टर आपका A, तो B पर डिपेंडेंसी नहीं है। सो नाउ योर ओवरऑल फॉर्मूला इज वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, और यू कैन से सॉल्वेंट, क्योंकि डिपेंडेंसी सॉल्वेंट पे है, इज इक्वल्स टू P0A x A। जो पहला आपका स्टेटमेंट था राउल्ट्स लॉ का बिल्कुल वैसे ही है, बट केवल डिपेंडेंसी किस पे आपकी, इस बार सॉल्वेंट फैक्टर पे है। सो इट इज गिवन एज P0A x A। नाउ इसी पे आप फर्दर थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट ये आपका सेकंड फॉर्म हो जाएगा राउल्ट्स लॉ का, और आप इसे कहेंगे राउल्ट्स लॉ फॉर किसका केस है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स का, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स। ओके, नाउ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में सिंपल स्टेटमेंट हमारा बनेगा दैट एट अ गिवन टेम्परेचर इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट द वेपर प्रेशर ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन इज गिवन बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स प्रोडक्ट विद इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो सिंपल स्टेटमेंट है, दोनों लॉज आपको क्लियर हो गए, राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल एंड राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सो आप यहां पे भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, देखिए कैसे। सो योर पी ए, और सिंपली यू कैन से पी इज इक्वल टू P0A x A। नाउ यू कैन रिटर्न इट एज P इक्वल टू P0A x A। दोनों तरफ आप दोनों फैक्टर्स को 1 से माइनस करेंगे। नाउ 1 माइनस P0A इक्वल्स टू 1 माइनस x A। ठीक है, अब यहां पे क्या हो गया आपका, ये जो फैक्टर आपका आया था आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, P0A P अपॉन P0A 1 माइनस x A। इट कैन बी रिटन एज XB। तो आप अपने फॉर्मूले को मॉडिफाइड करके कहाँ ले गए, बी सॉल्यूट पे आ गए आप इसको मॉडिफाई करके, तो ये आपका एक फॉर्मूला बनेगा। और इसी फॉर्मूले को हम आगे चल के फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में स्टडी करेंगे, हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लेक्चर में। ठीक है, सो आप इधर देखिए, जैसे आपका ये फैक्टर आया है, यहां पर जो ये क्वांटिटी है P0A माइनस P, ये क्या है, P0A आपका वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का, P आपका वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, तो ये एक डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। ठीक है, आप इसको क्या कह सकते हैं, इसको एक टर्म में आप जब पढ़ेंगे तो आप इसको बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में क्या लोअरिंग हुआ है, ठीक है, कितना उसमें वैल्यू में डिक्रीमेंट आया है। और जब आप पूरे की पूरे इस फैक्टर को स्टडी एक साथ करते हैं, P0A माइनस P अपॉन PA, तो आप इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोअरिंग हुआ था वेपर प्रेशर में आप उसको रिलेट कर रहे हैं इसके साथ, ठीक है, इस फैक्टर के साथ, तो आप इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग।
relative lowering in vapor pressure. ओके, सो आपके पास हमारे दो लॉज हो गए, राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल एंड फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो मुझे लगता है कि आपको दोनों लॉज क्लियर हो गए होंगे और आपका जो दोनों वेपर प्रेशर की स्टडी थी, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में, वो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो अब हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और वो क्वेश्चन है दैट हाउ राउल्ट्स लॉ बिकम्स अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। सो मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि आपके पास ये क्वेश्चन जरूर आता है कि किस तरह से राउल्ट्स लॉ हेनरीज लॉ का एक स्पेशल केस होता है। तो आइए अब हम इसको कंपेयर करते हैं। ओके, सो देखिए, हमें राउल्ट्स लॉ से पता है that P equals to P naught A x A। सो अगर आप A कंपोनेंट कंसीडर कर रहे हैं तो उसकी बात हमने इसमें कर दी, ठीक है। that P equals to P naught A x A। नाउ यहाँ पे आपका P क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A, या PA बोल दीजिए आप इसे, कंपोनेंट A जो आपका, ठीक है, कंपोनेंट A in solution। P naught A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, XA का मीनिंग आपको पता है, मोल फ्रैक्शन है। सो हियर योर PA इज वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इन अ गिवन सॉल्यूशन, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपका कहां से आता है? राउल्ट्स लॉ से आता है। नाउ फ्रॉम हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ में आपने क्या पढ़ा था? दैट P इक्वल टू KH XA, ठीक है। इस तरह से आपके पास स्टेटमेंट आया था। XA की जगह आप इसको सिंपली X भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर आपका P क्या था? P आपका था प्रेशर या पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन अ गिवन लिक्विड। सो योर लिक्विड इज योर सॉल्वेंट। ओके, नाउ यहां पर क्या है? ये वेपर प्रेशर है। अब वेपर प्रेशर तो तभी बनेगा ना जब वेपर्स डेवलप होंगे, तो एक तरह से ये वेपर्स का प्रेशर है। तो वेपर्स और एयर आप कंपेरेबल कर सकते हैं इसे। सो वेपर्स ने जो प्रेशर लगाया किस पर? लिक्विड सरफेस पे। सो ये आपका वेपर प्रेशर हो गया। यहां पर ये आपका क्या था? प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ गिवन लिक्विड। सो P इक्वल्स टू KHX। नाउ PA इक्वल्स टू P naught A XA। तो आप यहां से देख सकते हैं ये दोनों फैक्टर सिमिलर हैं, क्योंकि यहां पे प्रेशर है किसका? गैस का लिक्विड की सरफेस पे, और यहां पर किसका प्रेशर है? आपका जो भी आपका सॉल्यूट था, और वोलेटाइल सॉल्यूट, स्पेशली हम यहां पे वोलेटाइल सॉल्यूट की बात करें तो वोलेटाइल सॉल्यूट का वेपर प्रेशर किस पे? आपके किसी गिवन लिक्विड पे, ठीक है, क्योंकि जब सॉल्यूट वोलेटाइल होगा तभी तो वो प्रेशर लगाएगा आपके गिवन लिक्विड पे, उसका वेपर प्रेशर। सो यहां से आपके पास हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों कंपेरेबल क्वांटिटीज हैं, आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां से हमें क्या पता चलता है? दैट ये दोनों सिमिलर है, मोल फ्रैक्शन सिमिलर है। तो बस यहां पर क्या हुआ? डिफरेंसेस कहां पे हैं? केवल कांस्टेंट्स पे हैं। In Henry's law we use Henry's constant. However, in Raoult's law we use P naught A, that is vapor pressure of pure component, ठीक है। So यहां पर क्या होगा? हम कह सकते हैं that P naught A is comparable with Henry's constant KH, ठीक है। सो यहाँ पे आपका P naught A जो है वो हेनरीज कांस्टेंट के कंपेरेबल है। तो यहाँ पे कंपैरिजन हमने किया और ये इस तरह से हमारे पास सिस्टम आता है। सो नाउ यू कैन से दैट राउल्ट्स लॉ बिकम्स अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ व्हेन वी कंपेयर दीज टू इक्वेशंस। ओके, तो यहाँ पे आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, ठीक है। ठीक है, तो हमारा ये राउल्ट्स लॉ टॉपिक कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से, और अब हम आते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अब हम मूव कर रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे। तो हमने इनको डिस्टिंग्विश कर दिया है और एक एक करके हम पॉइंट वाइज इसको समझते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारा क्या होता है।
जैसा कि आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है कि एक आइडियल गैस होती है और एक नॉन आइडियल गैस जिसको आप रियल गैस बोलते हैं। बिल्कुल उसी मैनर में आइडियल गैस आपकी क्या होती थी, जो गैस लॉज को फॉलो करे वो आइडियल गैस है। सिमिलर वे में आइडियल सॉल्यूशन आपके वो सॉल्यूशन होते हैं जो आपके राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे। तो अगर कोई हमारा सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ की कंडीशंस को फॉलो करता है तो हम उस सॉल्यूशन को बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, और सिंपली अगर नहीं करता है तो बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सो आइडियल सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट पॉइंट, इट ओबे राउल्ट्स लॉ फॉलो करता है। नॉन आइडियल फॉलो नहीं करता है, सिंपल। सेकंड पॉइंट, अब क्योंकि हम जो ये राउल्ट्स लॉ पढ़ के आए हैं इसमें हमने क्या पढ़ा है, इसमें हमने पढ़ा है अपने इंटरेक्शंस के बारे में। सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होता है, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन होता है, एक सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन होता है। तो मैंने ऑलरेडी बताया है कि ए आपका सॉल्वेंट है, बी आपका सॉल्यूट है इस पूरी यूनिट में। तो क्या होता है कि जब ए बी इंटरेक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन होता है वो कंपेरेबल होता है इनके इंडिविजुअल अपने आप के इंटरेक्शन से। जैसे सॉल्वेंट सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन है और सॉल्यूट सॉल्यूट का जो इंडिविजुअल इंटरेक्शन है आपस में, तो जब सॉल्यूट सॉल्वेंट आपस में इंटरेक्शन करते हैं, अगर ये आपस में सबके सब कंपेरेबल है तो आपका उस स्टडी में आप उसको आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में पढ़ेंगे। लेकिन जब ये नहीं होगा तो कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा, नॉन आइडियल की कैटेगरी में। तो इंटरेक्शन का जो मैनर है कंपेरेबल है तो इस कैटेगरी में आएगा, कंपेरेबल मैनर नहीं है तो नॉन आइडियल की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट, अब क्योंकि इंटरेक्शन का मैनर एक जैसा था, इंटरेक्शन का मैनर एक जैसा कब होगा, जब जो हमारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो एक जैसी होंगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो लगभग सिमिलर होगा, और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो लगभग सिमिलर होगा तो उस केस में क्या होगा, आपका एंथैल्पी चेंज, जो हीट ऑफ चेंज ऑफ मिक्सिंग होता है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। और यही चीज वहां पे पॉसिबल नहीं हो पाएगी क्योंकि इंटरेक्टिव फोर्सेस तो डिफरेंट है। सो इस केस में डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो हो जाएगा और इस केस में नॉट इक्वल टू जीरो होगा। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, डेल्टा वी मिक्सिंग। डेल्टा वी मिक्सिंग का मीनिंग है कि जब आप क्या करते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट को आपस में मिक्स करते हैं तो आपका जो टोटल आपका वॉल्यूम आना चाहिए सेम आना चाहिए। सपोज आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब आपका सॉल्वेंट लिया, 100 सेंटीमीटर क्यूब आपने अपना सॉल्यूट लिया, दोनों को मिक्स कर दिया तो टोटल कितना आना चाहिए, 200। अगर आपका 200 आ रहा है तो नेट चेंज क्या हुआ, जीरो। सो डेल्टा वी मिक्सिंग इज जीरो। बट इन केस ऑफ नॉन आइडियल डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो नहीं होगा, वो या तो ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। सो फोर्थ पॉइंट भी क्लियर हो जाता है। एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। जनरल एग्जांपल्स होते हैं जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। सो कॉम्बिनेशन ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन आर कंसिडर्ड एज आइडियल सॉल्यूशन, और एन-हेक्सेन एंड एन-हेप्टेन कैन बी कंसिडर्ड एज an ideal solution. However, in case of non-ideal solution, the examples are as like ethyl alcohol and cyclohexane. ठीक है, इस तरह से इसके एग्जांपल्स भी क्लियर हो जाते हैं। सो दो कैटेगरी जो हमारे पास होती है वो होती है आइडियल और नॉन आइडियल। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन आइडियल की, तो नॉन आइडियल में हमारा डेल्टा एच मिक्सिंग आप देख सकते हैं नॉट इक्वल टू जीरो है। इट मीन्स इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। Similarly, delta V mixing is not equal to zero. It means it may be positive or negative. Similarly, another thing is that like here AB interaction not comparable with AA or BB. So it can be greater than AA or BB, or it may be less than that of AA and BB. So here we have two conditions. Okay. Now, what are these two conditions? So according to the condition, it can be considered as positive deviation and negative deviation. So in case of non-ideal solution, we have two conditions, that one case is positive deviation and second case is negative deviation. So अब हम मूव कर रहे हैं अपने नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी के फर्स्ट केस में, और ये केस है हमारा पॉजिटिव डेविएशन का केस। ठीक है। सो बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन की, तो हम बात करेंगे इंटरेक्शन की। अब सपोज आपका जो AA और BB इंटरेक्शन है, ठीक है, AA इंडिविजुअल, BB इंडिविजुअल, ठीक है, और एक बार आप A और B इन दोनों को एक साथ लेंगे, तो अगर आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन है, AB इंटरेक्शन अगर है वो
कम है, वो वीक है एज कंपेयर टू AA और BB के इंटरेक्शन से। तो इंटरेक्शन वीक है, इसका मतलब वो इजीली वेपोराइज हो जाएगा। कौन? AB इजीली वेपोराइज हो जाएगा। इजीली वेपोराइज हो जाएगा तो उसका वेपर प्रेशर जो होगा एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेड बिहेवियर फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन, वो क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। सो टोटल वेपर प्रेशर आपका क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा आइडियल बिहेवियर के कंपैरिजन में। आप देख सकते हैं आइडियल बिहेवियर में ऑलरेडी हमने आपको बताया था कि इस तरह का आपका प्लॉट आता है, लेकिन क्योंकि अब AB इंटरेक्शन क्या हो गया? AB इंटरेक्शन आपका वीक है। वीक इंटरेक्शन होगा तो मॉलिक्यूल्स जल्दी वोलेटाइल हो जाएंगे, ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, तो जो वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू किसके? आपके इंडिविजुअल आपके इंटरेक्शन के। ठीक है, सो ये आपका आइडियल बिहेवियर था, तो ये आइडियल बिहेवियर से ज्यादा वेपर प्रेशर इस तरह से आप शो करेंगे। सो दिस इज योर PA, दिस वन इज PB एंड PA प्लस PB, और ये आपका टोटल वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, इस तरह से आप पॉजिटिव डेविएशन को शो करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी हम XA और XB का ये पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं डेल्टा H मिक्सिंग क्या होगा? डेल्टा H मिक्सिंग इसका ग्रेटर देन 0 होगा। अब डेल्टा H मिक्सिंग 0 क्यों होगा? ठीक है, ग्रेटर देन 0 क्यों होगा? क्योंकि आपको AA और BB इस इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप एनर्जी दोगे तो ही जाके ये आपके वेपराइज हो पाएंगे। ठीक है, तो एनर्जी आपको इस केस में देनी पड़ेगी। अच्छा, और इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल आपने मान लिया, ले लिया, ये आपका क्या था? इथेनॉल था। ये आपका दूसरा मॉलिक्यूल था इथेनॉल का। अब इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन होगा जिसको आप क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, आपने क्या किया? इथेनॉल इथाइल अल्कोहल में ऐड कर दिया कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ठीक है, तो आपका इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन था वो क्या हो जाएगा? वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा तो इन दोनों का इंटरेक्शन तो अच्छा इंटरेक्शन नहीं होने वाला। अब इथेनॉल और CCl4 का अच्छा इंटरेक्शन नहीं है तो वो क्या होगा? क्योंकि इंटरेक्शन बढ़िया नहीं है, वो इजीली वोलेटाइल हो जाएगा। तो हमने क्या किया? इस इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए हमने CCl4 को इंट्रोड्यूस कराया, और CCl4 को जब हमने इंट्रोड्यूस कराया तो हमने बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। तो ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग आपको एनर्जी देनी पड़ी, जिसकी वजह से प्रोसेस एंडोथर्मिक हो गया और डेल्टा H मिक्सिंग क्या हो गया? ग्रेटर देन 0 हो गया। बात करें डेल्टा V मिक्सिंग की, तो वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया? आपने मॉलिक्यूल्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक किया, और ब्रेक करके आप एक नए मॉलिक्यूल को वहां पे इंट्रोड्यूस करवाया। जैसे ही आपने एक नया मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस करवाया तो क्या हो गया? ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। एज अ कंक्लूजन आपका डेल्टा V मिक्सिंग भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो मुझे लगता है आपको पॉजिटिव डेविएशन क्लियर हो गया होगा, और अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसका नेगेटिव डेविएशन। तो आइए अब हम मूव करते हैं अपना नेगेटिव डेविएशन के केस में। हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिया? जो हमारा नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल लिया वो है हमारे पास एक एसीटोन का मॉलिक्यूल। ठीक है, आपका सॉल्वेंट है मान लिया, या फिर आप सॉल्यूट भी कंसिडर कर सकते हैं। और एक आपने ले लिया क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, जैसे ही आप इन दो मॉलिक्यूल्स को इनकी विसिनिटी में लाएंगे, क्लोज लाएंगे, तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, H बॉन्ड बनेगा। अब हुआ क्या है? आपके दो कंपोनेंट A और B को जब आपने क्या किया है? विसिनिटी में लाए हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हुआ। तो इस केस में बॉन्ड बनी, तो ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज होती है। अगर एनर्जी रिलीज होगी तो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा डेवलप हो गई है, तो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो गई है। किसके कंपैरिजन में? इंडिविजुअल इंटरेक्शन के कंपैरिजन में। ठीक है, सो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि जो AB आपका सॉलिड सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, अब वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा किसके कंपैरिजन में? इंडिविजुअल के कंपैरिजन में। ठीक है, और जो आपका टोटल वेपर प्रेशर अब जो निकलेगा वो कम निकलेगा किसके कंपैरिजन में? आइडियल बिहेवियर के कंपैरिजन में।
ठीक है। ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज होगी, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। इट मींस डेल्टा एच मिक्सिंग इज लेस देन 0, ठीक है। और एक चीज लास्ट पॉइंट कि ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन जो आपका पहले वॉल्यूम ज्यादा हुआ करता था, अब क्या होगा, बॉन्ड बनने की वजह से मॉलिक्यूल पास आएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप होगा, तो आपका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो पहले के कंपैरिजन में डिक्रीज करेगा, एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा वी मिक्सिंग इज लेस देन 0, ठीक है। इसका रीजन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आ जाते हैं ग्राफ पे। क्योंकि हम ये सारे पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, तो हम देख चुके हैं कि जो आपका टोटल वेपर प्रेशर होगा वो आइडियल बिहेवियर के कंपैरिजन में कम हो जाएगा, ठीक है। सारे भी ये हमारे कम हो गए, इसी को हम नेगेटिव डेविएशन कहेंगे। तो सबसे पहले आइडियल बिहेवियर को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप आइडियल बिहेवियर को समझ जाते हो तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बिल्कुल अच्छा लगा होगा, आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं, मैं बार बार आपसे यही बोलता हूं, ठीक है। तो अब हम इस वीडियो को इसी के साथ एंड करते हैं और मिलेंगे अब हम अपने अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।